वेलकम टू द लेसन नंबर 40। आज ये हमारा लास्ट लेसन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आईओटी की मेजर कंपोनेंट के बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में देखा था आईओटी एप्लीकेशंस के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कि आईओटी बेसिकली किन कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो होती है आईओटी के अंदर वो होती है डिवाइसेस एंड सेंसर्स। हम डिवाइसेस और सेंसर्स यूज़ करते हैं अगर आईओटी की बात करें। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क और हम लोग यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट एनालिसिस और हम लोग यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट एक्शंस। तो ये सारे कंपोनेंट हैं आईओटी के, जो कि आईओटी को काफ़ी पावरफुल बनाते हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अगर आईओटी की बात करी जाए। और आजकल आईओटी मैक्सिमम फील्ड्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, और जिसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस के बारे में। आईओटी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ आईओटी, एडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है इन्हेंस्ड डेटा कलेक्शन। इन्हेंस्ड डेटा कलेक्शन, right? The more the information, the easier is to make the right decision। और इसलिए हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम डेटा हम लोग गैदर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईओटी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, द मोर द इंफॉर्मेशन, the easier is to make the right decision, right? Since modern data collection suffers from its limitations
limitations and its design for passive use, for passive use. So IoT breaks it out. So IoT breaks it out of those spaces and places where humans really want to go, really want to go for analyzing the world. For analyzing the world. तो अगर हम बात करें IoT की, तो IoT मॉडर्न डेटा कलेक्शन में ज़्यादा पावरफुल है और मैक्सिमम डेटा को ये गैदर कर सकता है। सेकेंड एडवांटेज की अगर हम बात करें, दैट इज द कम्युनिकेशन। IoT system allows full transparency and increases machine to machine communication. Because of this, physical devices stay in touch with one another leading to greater efficiency and higher quality तो अगर हम सेकेंड एडवांटेज की बात करें IoT के, तो सेकेंड एडवांटेज है कम्युनिकेशन। IoT system allows full transparency and increases machine to machine communication. Because of this, physical devices stay in touch with one another leading to greater efficiency and higher quality. ठीक है, तो जो IoT सिस्टम है वो फुल ट्रांसपेरेंसी अलाउ करता है और जिससे मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और इसकी वजह से हम मैक्सिमम इफिशियंसी और हायर क्वालिटी पा सकते हैं, राइट। थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें, दैट इज द इफिशिएंट एंड सेव्स टाइम। ये काफ़ी इफिशिएंट होता है और समय को भी बचाता है। अगर मैं बात करूं द मशीन टू मशीन इंटरैक्शन
interaction provides better efficiency. Provides better efficiency. Hence, accurate, hence, accurate results can be obtained, can be obtained fast. Right? तो जितनी इफ़िशियंसी बढ़ेगी उतना ही हम बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं और आईओटी की हेल्प से हम लोग फास्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं. राइट? इसके अलावा अगर हम मनी की बात करें तो एक और एडवांटेज है हमारा इसमें, मनी. The financial aspect, the financial aspect is the best advantage, is the best advantage. This technology, this technology could replace, could replace humans, humans who are in, who are in charge of monitoring, charge of monitoring, monitoring and maintaining supplies, and maintaining supplies. राइट? एक और इसका एडवांटेज है, दैट इज द रिड्यूस्ड वेस्ट, reduced waste. IoT makes, IoT makes areas of improvement clear, improvement clear. IoT provides, IoT provides real world information, real world information, real world information leading to more, leading to more effective management, effective management of resources. राइट? तो अगर आईओटी की बात करी जाए तो आईओटी रिड्यूस्ड वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. ठीक है? तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आईओटी के. इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूं, डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी, disadvantages of IoT.
पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। काफ़ी एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज opportunities for failures of for failures for failures with complex systems, with complex systems. Some IoT systems, some IoT systems complicated in terms of design, deployment, and maintenance. Given their use of multiple technologies, given their use of multiple technologies, and a large set of new enabling technologies, and a large set of new enabling technology, राइट। तो अगर IoT के डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो बहुत से ऐसे IoT एप्लीकेशंस हैं जो डिज़ाइन में, डिप्लॉयमेंट में, मेंटेनेंस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और उनके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है और इसलिए उनको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा अगर डिसएडवांटेज, अगर हम बात करें दूसरे डिसएडवांटेज की, तो वो है कॉम्पैटिबिलिटी। अगर इसकी बात करें तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर टैगिंग and monitoring with sensors, a uniform concept, a uniform concept like the USB, or Bluetooth is required which should not be that difficult
difficult to do, right? अगर बात करी जाए कॉम्पैटिबिलिटी की, तो कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं है जिसके थ्रू हम सेंसर्स को मॉनिटर कर सकें या उनको टैग कर सकें, राइट? जिस तरीके से हमारे पास यूएसबी या ब्लूटूथ का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उनका स्टैंडर्ड है, उस तरीके से इसमें नहीं है और इसीलिए परेशानी आती है, राइट? थर्ड है इशू सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इशू है। आईओटी क्रिएट्स एन इकोसिस्टम of constantly connected devices communication over network, communication over network. The system offers little control despite any security measures. This leaves users exposed to various kind of attackers, राइट? तो अगर सिक्योरिटी की बात करी जाए तो आईओटी creates an ecosystem of constantly connected devices, communication over networks. The system offers little control despite any security measures. तो जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो सिस्टम इस पर कुछ कंट्रोल अपना रखता है और इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशंस हैं यूजर्स की वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो अटैकर्स क्या कर सकते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को यूज कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज वाई देयर इज अ सिक्योरिटी इश्यूज और ऑल्सो देयर। फाइन, तो ये कुछ आईओटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये टर्म आपने सुना होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में बात करें, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड ड्राइव। ओके, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है
हम इंफॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर कर रहे हैं और वहां से एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड ड्राइव। किसी कंपनी के हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करने के बजाय हम क्लाउड पे एक ऐसी जगह पर स्टोर कर रहे हैं जहां पर हम सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं यहां पर इसको डिफाइन करूं इन सिंपल टर्म्स, cloud computing means storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive, instead of your computer's hard drive, which comes into existence in 1950s. In 1950s, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 1950 में आया था, 1950 में। और अगर सिंपल टर्म्स में बात करी जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। ठीक है, कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। The cloud is just a metaphor for the internet, in other words, cloud terminology refers internet or network, refers to internet or network which can be present in remote locations, it provides services
at both public and private networks. Public and private network. Several useful applications. Several useful applications like emails, customer relationship management, customer relationship management, and web configuring and web configuring run in cloud. तो क्लाउड में बहुत सी सर्विसेज चलती हैं, ठीक है। जैसे अगर एक कंपनी को अपने दूसरी ब्रांच से कम्युनिकेट करना हो तो वो क्लाउड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्लाउड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और डेटा को सिक्योर भी रखता है और उसी डेटा को हम एक्सेस करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई क्लाउड इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो अगर जैसे कि सपोज यहाँ पर हमारे पास ये क्लाउड है, दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। और इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम लोग यहां से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, हम इनको एक्सेस कर रहे हैं। डिफरेंट डिवाइसेस से हम लोग इनको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। जैसे हमें ईमेल एक्सेस करना है, हमें कोई फाइल एक्सेस करनी है, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सारे आपस में ब्रांचेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है अगर हमें कंपनीज की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये भी टर्म काफ़ी आजकल यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, राइट। तो अगर इसकी बात करें तो बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस it is a branch of computer science named artificial intelligence, named artificial
intelligent pursue creating the computers or machines as intelligent as human being, as human beings, राइट। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाए तो बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम मशीन्स को क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं मशीन को, उसके अंदर ब्रेन भरते हैं। और ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन होता है, उसी तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर डालते हैं ताकि वो चीज़ों को ह्यूमन की तरह कर सकें, राइट। तो ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, राइट। और इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करें जैसे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एआई, तो जैसे अगर हम बात करें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन की, ये हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज कर सकता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। दूसरा है स्पीच रिकॉग्निशन, ये स्पीच को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पीच रिकॉग्निशन। ये हेल्थ केयर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, हेल्थ केयर, ठीक है। डिसीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेल्थ केयर में भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। गेमिंग में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ किया जाने लगा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही बेस्ट करियर है और आने वाले टाइम में ये करियर सबसे बेस्ट करियर होने वाला है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसका एक और एप्लीकेशन है, इंटेलिजेंट रोबोट्स भी बनाते हैं। इंटेलिजेंट रोबोट्स को भी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम जैसा कि आपको पता है, साइबर क्राइम अगर साइबर क्राइम की बात करी जाए तो साइबर क्राइम इज क्रिमिनल एक्टिविटी that uses a computer, cyber crime are any crime cyber crimes are any crime that involves a computer and a network, a computer
and a network, right? In some cases, in some cases, the computer, in some cases, the computer may have been used in order to commit the crime. And in other cases, the computer may have been the target of the crime. राइट। तो अगर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेज अ कंप्यूटर. साइबर क्राइम्स आर एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स a computer and a network. In some cases, the computer may have been used in order to commit the crime, and in other cases, the computer may have been the target of the crime. ठीक है, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर हम कंप्यूटर यूज करते हैं क्राइम को करने के लिए, और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कंप्यूटर टारगेट होता है क्राइम का, कि हमें इस कंप्यूटर का डेटा हैक करना है या डेटा स्टील करना है, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग साइबर क्राइम से रिलेटेड समझ सकते हैं. अब अगर मैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात करूं, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, तो पहला है थेफ्ट. ठीक है, दिस क्राइम ऑकर्स व्हेन अ पर्सन वायलेट्स कॉपीराइट एंड डाउनलोड म्यूजिक, मूवीज, गेम्स एंड सॉफ्टवेयर. तो इसको थेफ्ट माना जाता है. जैसे जो कॉपीराइट इश्यूज वाली चीजें हैं उनको हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और अगर हम डाउनलोड करते हैं तो ये एक क्राइम है. ठीक है, तो थेफ्ट भी एक क्राइम में आता है. दूसरा है साइबर स्टॉकिंग. This is a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. इसमें हम किसी को परेशान करते हैं, किसी को हैरेस करते हैं मैसेजेस के थ्रू. ठीक है, तो ये साइबर स्टॉकिंग है. ये भी काफ़ी आजकल देखने को मिलता है. और एक और इसका साइबर क्राइम का टाइप है आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी right. This has become a major problem with people using the internet for cash transaction and banking services. In this cybercrime, a criminal accesses data about a person's bank account, credit card and social security. ये आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा है. ये लोगों की अकाउंट डिटेल को
चुराने के वजह से होता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं लोग, तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। और लास्ट इसका एक और टाइप है, दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट। मैलिशियस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो दीज आर इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू डिसरप्ट अ नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर में डाल सकते हैं और उस प्रोग्राम से हम उसका पूरा सिस्टम क्रैश कर सकते हैं, राइट। या नेटवर्क में डाल सकते हैं, अगर कंप्यूटर नेटवर्क में है तो हम नेटवर्क में भी इस प्रोग्राम्स को डाल सकते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन को क्रैश कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ साइबर क्राइम्स के टाइप हैं, फाइन। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने सीखा है, अगर बिल्कुल बेसिक से बात करी जाए तो हम लोगों ने मेजर कंपोनेंट के बारे में सीखा है, आईओटी के क्या क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी। फिर हमने यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करी और फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में बात करी, उसके कुछ एप्लीकेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, और फाइनली हम लोगों ने साइबर क्राइम के बारे में बात करी, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए ओ लेवल के फर्स्ट पेपर की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इस पर मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे और इन सारे टॉपिक्स को आपको नोट्स बनाना है, इनको समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप help@lbseducation.com इस पर हमें मेल कर सकते हैं, राइट। और हेल्प सपोर्ट नंबर्स आप वेबसाइट पे ले सकते हैं lbseducation.com पे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें मेल करिए, आप हमें कॉल करिए, ठीक है, और हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लें, ठीक है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे वीडियोस प्रॉपर देखिएगा, जो हमारे पूरे 40 वीडियोस हैं, और अगर सीक्वेंस ऑर्डर में आप देखते हैं तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपको नोट्स में लिखना है, राइट। So thank you so much for supporting and for giving the good feedback for all my lessons. So thank you so much once again.